अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। आज की जो पहली स्टोरी है ये मिस कहकशा ने भेजी है और इनका जो ताल्लुक़ है बांग्लादेश से है। और ये जो कहानी बताना चाहती हैं ये कहानी इनके फोर फादर्स की है। ये बताती हैं कि अब से तकरीबन 60-70 साल पहले जब बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर शामिल था तो इनके जो फोर फादर्स थे यानी इनके ग्रैंडफादर ख़ास तौर पे ये एक बहुत पुराने गांव में रहा करते थे। और ये जो गांव था ये ढाका शहर से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पे था। इस गांव में उस दौर के हिसाब से जो सहूलियात थी वो बहुत कम थी और ना होने के बराबर थी। रोड जो थे वो कच्चे पक्के थे, लाइट मुकम्मल तौर पे मौजूद नहीं थी, गर्ज के गुर्बत ही गुर्बत थी और इक्का दुक्का लोग थे जिनके हालात बेहतर थे। ये बताती हैं कि जो इनके ग्रैंडफादर थे वो खेती बाड़ी करके या मुख्तलिफ इस तरह के एग्रीकल्चरल वर्क करके गुज़रो औकात किया करते थे। यानी इनकी फैमिली की जो डिपेंडेंसी थी, गुज़रो औकात था, खाना पीना था, इकनॉमी थी या घर का जो ख़र्चा था वो सब ज़रात पे या एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। इनके ग्रैंडफादर का जो घर था वो बहुत छोटा सा घर था। अव्वल तो उस गांव में मुकम्मल तौर पे 70 या 80 फैमिलीज़ रहा करती थी, यानी कि एक छोटा सा गांव था। इसके चारों तरफ जंगलात मौजूद थे और बहुत वीरान रास्ता था। उस रास्ते से गुज़रने के बाद 1-1.5 घंटे का सफ़र करने के बाद दूसरा गांव आया करता था। इनके ग्रैंडफादर का जो घर था वो 2 कमरों पे मुश्तमिल था और 2 कमरे थे कच्ची छत्ती और उसके बाद एक सहन मौजूद था जहाँ पे आमतौर पे जानवर गायें वगैरह बंदी होती थी। और जब आप उस गेट से बाहर निकलते हैं तो वहाँ से थोड़ा सा आगे जाके एक वॉशरूम टाइप की जगह मौजूद थी जो खेतों में थी और जितने भी गांव वाले थे उस जगह को वॉशरूम के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे। अनलाइक कि जैसे अब हुआ करता है, अब हर घर में वॉशरूम मौजूद होता है या एक घर में किसी भी साइड में वॉशरूम बना दिया जाता है। पहले के दौर में वॉशरूम घरों के अंदर नहीं हुआ करते थे। आमतौर पे जो गांव के लोग थे या खेतों के लोग थे या पुराने जो लोग थे वो वॉशरूम के लिए खेतों का इस्तेमाल किया करते थे। इसी तरह एक रात थी और आम तौर पे 6 बजे के बाद गांव में मुकम्मल तौर पे सन्नाटा हो जाता था और सर्दियां चल रही थी। इनकी जो दादी थी रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे उनको हाजत महसूस हुई। जब इनको हाजत महसूस हुई तो इन्होंने सोचा कि ये खेतों की तरफ चले आती हैं। आम तौर पे गांव के जो लोग होते हैं वो बड़े बहादुर होते हैं, इतनी जल्दी डरने वाले नहीं होते। लिहाजा जो इनकी दादी थी वो खेतों की तरफ निकली और आहिस्ता आहिस्ता करके वॉशरूम की जगह पे या जहाँ पे वॉशरूम किया करते थे वहाँ पे जा रही थी कि इनको ऐसा लगने लगा कि इनके सराउंडेड कोई मौजूद है और बहुत अजीब सी आवाज़ें हैं। ना वो किसी जानवर की आवाज़ें हैं, ना वो किसी इंसान की आवाज़ें हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई है जो करा रहा है, कोई है जो बहुत तकलीफ़ में है। इस तरह की मुसलसल आवाज़ें आ रही थी और एकदम से जाते जाते इनकी दादी को ख्याल आया कि शायद इन आवाज़ों को मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ। बेहतर ये है कि मैं वापस आऊँ, वापस आके किसी को अपने साथ लूँ और साथ लेने के साथ साथ वॉशरूम जाऊँ और वहाँ से फ्री होके वापस आ जाऊँ। अब ये मुड़ने ही वाली थी, यानी वापस ही आने वाली थी कि एकदम से इनको ऐसा लगा कि वो जो वॉशरूम करने की जगह है या जो सेंट्रलाइज वॉशरूम है, उस वॉशरूम के पास कोई औरत है जो खड़ी भी है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इनके गांव की कोई औरत है। और ऐसा ही था। जब इन्होंने गौर किया तो यकीनन इनके गांव की, इनके पड़ोस की एक औरत थी जो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थी। उसको देख के इनका थोड़ा सा हौसला बढ़ा और बजाय इसके कि ये वापस घर आती, किसी को लेके जाती, तो इन्होंने हिम्मत की और वापस वॉशरूम की जगह पे जाने लगी। इन्होंने यही डिसाइड किया कि अब वहाँ पे क्योंकि एक औरत मौजूद है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। लिहाजा मैं आगे बढ़ती हूँ, वॉशरूम से फ्री होती हूँ और वापस अपने घर चली जाऊँगी। ये जो वॉशरूम था ये बेसिकली एक पेड़ के नीचे मौजूद था और ये जो पेड़ था ये आम का पेड़ था। खैर, जैसे ही ये उस वॉशरूम के करीब पहुंची तो वो जो औरत थी जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद थी वो अपने घर की तरफ बढ़ने लगी या जाने लगी। अब ये क्योंकि वहाँ पे पहुँच चुकी थी तो ये जल्दी से वॉशरूम के अंदर चली गई और इन्होंने सोचा कि जल्दी से फ्री हो जाती हूँ और फिर वापस अपने घर चले जाऊँगी। ये जैसे ही वॉशरूम के अंदर गई
तो ये जो वॉशरूम था इसकी कोई छत वगैरह मौजूद नहीं थी। ऊपर अगर आप देखें तो वो जो आम का पेड़ था उसकी टहनियाँ या उसके पत्ते नज़र आ रहे थे। वॉशरूम करते करते इनको महसूस होने लगा कि जैसे ऊपर से कोई मूवमेंट है जो हो रही है, कोई है जो पेड़ों में मौजूद है, या मुसलसल महसूस हो रहा है कि जैसे पेड़ हिल रहे हैं। पहला इंप्रेशन यही था, हो सकता है कोई कौवा हो, कोई परिंदा हो, या हो सकता है कोई बिल्ली वगैरह ऊपर चढ़ गई हो। ये इग्नोर करने लगी, लेकिन जैसे ही इन्होंने इग्नोर करना शुरू किया तो दोबारा से वही आवाज़ जो अभी कुछ देर पहले इनको आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई कर्रा रहा है, कोई तकलीफ़ में है, वो आवाज़ आने लगी। और मुकम्मल तौर पे इनको यकीन था कि ये जो आवाज़ आ रही है ये वॉशरूम के ऊपर जो पेड़ मौजूद है, ये जो टहनी वॉशरूम के ऊपर है, उस टहनी पे से आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई उस दरख्त पे या उस टहनी पे मौजूद है या बैठा हुआ है। जैसे जैसे आवाज़ बढ़ती चली जा रही थी वैसे वैसे इनका जो खौफ था वो बढ़ता चला जा रहा था, और ये कोशिश कर रही थी जितना जल्दी फ्री हो सकें, लेकिन क्योंकि पेट में शदीद दर्द था तो ये उड़ भी नहीं पा रही थी। इसी दौरानिए में इन्होंने महसूस किया कि जैसे कोई है जो बिल्कुल नीचे हो चुका है। क्योंकि एकदम पिच डार्क था तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ अंदाज़ा हो रहा था कि पेड़ों पे कोई मौजूद है। अभी ये उसी को देख रही थी या उसी का अंदाज़ा लगा रही थी कि इनको एकदम से दो आंखें नज़र आना शुरू हुई, और ये जो आंखें थीं ये मुकम्मल तौर पे लाल आंखें थीं, चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था कि दो बल्ब हैं या दो अंगारे हैं जो दहक रहे हैं। जैसे ही ये आंखें इनको नज़र आना शुरू हुई तो इनको मामले की संगीनी का अंदाज़ा हुआ, और इनको अंदाज़ा हुआ कि कितनी गलत फंस चुकी हैं। इनके वॉशरूम के ऊपर, इस पेड़ के ऊपर कोई एक मखलूक है जो मुसलसल इनको देख रही है, और ये जो आंखें थीं मुसलसल मूव कर रही थीं, यानी कभी आगे होती, कभी पीछे होती, कभी एकदम नीचे आ जाती, कभी वापस ऊपर की तरफ चले आती। हर गुज़रते हुए लम्हे के साथ इनका खौफ बढ़ता चला जा रहा था। ये बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। इन्होंने जो भी मामलात थे जितने हो सके वो निपटाए, जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकली और फ़ौरन से अपने घर की तरफ या अपने जहाँ पे रिहाइश थी उस तरफ भागना शुरू किया। जैसे ही ये घर की तरफ निकली इनको ऐसा लगा कि बाकायदा कोई है जो इनके पीछे चल रहा है या भाग रहा है। क्योंकि आमतौर पे खेतों के अंदर अगर आप अपने पाँव रखें तो जो आवाज़ क्रिएट होती है या कदमों की जो आवाज़ आती है, मुसलसल वैसी आवाज़ आ रही थी, और बाकायदा महसूस हो रहा था कि जो भी इनके पीछे है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से या बहुत बरक़्रफ़्तारी से दौड़ रहा है। भागते भागते इन्होंने जब पीछे देखा तो इन्होंने देखा कि इनके बिल्कुल पीछे, यानी इनसे तकरीबन 2 या 3 फीट के फासले पे सिर्फ 2 आंखें हैं जो इनको फॉलो कर रही हैं, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी लाल चमकती हुई आंखें हैं, और जो भी इनको फॉलो कर रहा है उसकी आंखों के अलावा इनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जैसे तैसे हाँफते काँपते दौड़ती हुई ये घर पहुंची, और घर पहुंचते ही जैसे ये सहन के अंदर आई तो सहन में गिर के बेहोश हो गई। जब इनकी आंख खुली तो सारे घर वाले, इनके फैमिली मेम्बर्स इनके करीब मौजूद थे, और सब के सब लोग इनके ऊपर मुसलसल पानी डाल रहे थे। सब कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह ये होश में आ सकें। ये होश में आई तो ये बहकी बहकी बातें कर रही थी। इन पे दम दुरूद किया गया, इन पे दम करके पानी का छिड़काव किया गया, तब जाके जो इनकी हालत थी वो नॉर्मल हुई। ये जो बात थी गांव में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी, और सबको पता चल चुका था कि रात में इनके साथ क्या वाक़या पेश आया है। 7 या 8 दिन तक इनकी ग्रैंड मदर मुसलसल बीमार रहीं, तब जाके इनकी हालत बेहतर हुई, और मुसलसल जो इलाके के एक इमाम साहब थे या आलिम दीन थे वो इन पर रोज़ाना आके दम दुरूद किया करते थे। उसके बाद से इनके ग्रैंडफादर ने, बल्कि पूरी फैमिली ने यही डिसाइड किया कि अगर रात में वॉशरूम भी जाना होगा तो ये कोशिश करेंगे कि अवॉइड करें, बर्दाश्त करें, और जब उजाला हो जाए यानी फजर हो जाए तो उसके बाद वॉशरूम जाएं। गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही स्ट्रेंज स्टोरी है। आप समझ लें कि बड़ी मशहूर स्टोरी है, और मे बी आप में से किसी ने किसी प्लेटफॉर्म पे इसको सुना हो। ये स्टोरी मुझे एक प्लेटफॉर्म पे मिली थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये जो स्टोरी है ये जोनाथन की स्टोरी है, और इनका ताल्लुक़ अमेरिका से है। ये बताते हैं कि शुरू से ही मेरा शौक़ था कि जो फोर्सेस होती हैं या आर्म फोर्सेस होती हैं या ख़ास तौर पे रेंजर्स वगैरह होती है,
मैं उसको ज्वाइन करूं, उसका पार्ट बनूं, लोगों को सर्व कर सकूं। मैंने मुख्तलिफ़ आर्म फोर्सेस में अप्लाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ। काफ़ी कोशिशों के बाद मुझे फॉरेस्ट रेंजर्स के अंदर जॉब मिली, और ये जो जॉब थी ये बहुत थका देने वाली थी, बहुत मुश्किल थी, बहुत हार्ड जॉब थी। लेकिन क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसी तरह की फील्ड में था, तो मैंने सोचा कि अपनी दिल जमी से, पूरी कोशिश से इस जॉब को परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। शुरू में मुझे जहाँ पे डिप्लॉय किया गया, ये एरिया शहर से 53 किलोमीटर्स दूर था, और ये जो एरिया था, इस एरिया में ना कोई लाइट मौजूद थी, ना कोई रोड्स वगैरह प्रॉपर बने हुए थे, बल्कि ये जो एरिया था मुकम्मल तौर पे फॉरेस्ट पे मुश्तमिल था। मुझे ट्रेनिंग के दौरान ही समझा दिया गया था कि फ़ॉरेस्ट रेंजर की जो जॉब होती है वो हमेशा मुश्किल होती है, थका देने वाली होती है और स्कैरी होती है। तो आपको अपने ऊपर काबू रखना है, अपने आसाब पे काबू रखना है, तभी आप इस जॉब को मुकम्मल तौर पे अंजाम दे सकते हैं। खैर, जहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी या जहाँ पे मुझे तैनात किया गया था, उस पूरे एरिया में एक तो फॉरेस्ट था, और दूसरी बात ये थी कि मेरे अलावा टोटल 3 लोग थे जो उस पूरे फॉरेस्ट को कवर किया करते थे। आम तौर पे हम लोग अलग अलग हुआ करते थे और वायरलेस की सूरत में एक दूसरे से राब्ते में होते थे। ये जो एरिया था, यहाँ पे उस वक्त मुकम्मल तौर पे मोबाइल नेटवर्क या कवरेज मौजूद नहीं थी, तो हमारी मजबूरी थी कि हम वायरलेस का इस्तेमाल करें। और इस पूरे एरिया में, इस पूरे फॉरेस्ट में जैसे ही मगरिब होती थी तो मुख्तलिफ़ आवाज़ें आना शुरू होती थी। कभी ऐसा लगता था कि कोई गीदड़ है, कभी ऐसा लगता था कोई भेड़िया है, कभी ऐसा लगता था कुत्ते रो रहे हैं, और कभी कभी इस तरह की आवाज़ें आती थीं, बज़ाहिर ऐसे लगता था कि शायद कोई इंसान है जो बुरी तरह रो रहा है, किसी मुश्किल में या किसी ट्रबल में फंसा हुआ है। मुख्तलिफ़ हमें कॉल्स आती रहती थीं। इसी तरह एक रात मुझे एक कॉल रिसीव हुई, और ये मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से थी। मुझे बताया गया कि इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, उस जगह से तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर के फासले में डीप फॉरेस्ट के अंदर एक गाड़ी है जो ख़राब हुई हुई है। उस गाड़ी में एक फैमिली मौजूद है, और इस फैमिली ने जो रेस्क्यू हेल्पकार हैं या जो हेल्पलाइन है वहाँ पे कॉल करके हेल्प मांगी है। अब क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा करीब था, तो मुझे कहा गया कि मुझे वहाँ पे पहुँचना है और वहाँ जाके उनको रेस्क्यू करना है, उनकी हेल्प करनी है, उनकी मुश्किल को आसान करना है, और उनके लिए जितना फैसिलिटेशन हो सकती है वो करनी है। रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। पहला क्वेश्चन तो यही था कि इतनी रात में ये फैमिली क्या करने निकली थी। अगर निकल भी गई थी तो इन्होंने अपना कोई बैकअप रखा था, इन्होंने अपनी गाड़ी की फ़िटनेस को चेक किया था, और इसके बारे में मुकम्मल तौर पे ये आगाह थे कि इनकी गाड़ी की पोजीशन क्या है, क्या इनकी गाड़ी इतना लंबा सफ़र कर सकती है। मैं मुसलसल ये सवालात जहन में लिए उनको फॉलो कर रहा था, और मेरी कोशिश थी कि एग्जैक्टली वो लोग जहाँ पे मौजूद हैं मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ। अभी मेरा जो फोकस था वो उनकी तरफ ही था कि डीप फॉरेस्ट के अंदर मैंने देखा कि तकरीबन 80 से 90 मीटर के फासले पे एक जगह आग लगी हुई है, और वो जो आग लगी हुई है उस आग के करीब कोई मौजूद है, या बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो भी वहाँ पे मौजूद है वो उस आग के चक्कर काट रहा है। अब क्योंकि अंधेरा था, और अंधेरे में जो आग थी मुकम्मल तौर पे रोशनी फैला रही थी, और इस आग की रोशनी में ही वो जो वजूद था या वो जो कुछ भी था नज़र आ रहा था। शुरू में जब मैंने उस पर गौर करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई भेड़िया है, कोई वुल्फ है जो इस आग के करीब जवार में या इसके गिर्द चक्कर लगा रहा है। लेकिन ये कैसा वुल्फ था जो मुसलसल आग के गिर्द घूम रहा था और गोल गोल चक्कर काट रहा था। मैं ऑलरेडी एक टास्क परफॉर्म कर रहा था। अब मैं एक कन्फ्यूजन का शिकार था कि पहले वो टास्क कंप्लीट करूं या यहाँ पे जाके चेक करूं, क्योंकि नॉर्मली हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई जानवर, कोई वुल्फ, कोई भेड़िया आग लगा सकता है। यहाँ पे ये जो आग लगी थी यकीनन कोई ना कोई मौजूद था, और जो भी मौजूद था वो एक इंसान ही हो सकता था, क्योंकि इंसान के अलावा किसी और के बस में नहीं था कि वो आग लगा सके। ना चाहते हुए भी मैं बजाय उस फैमिली को रेस्क्यू करता या उस तरफ जाता, मैंने गाड़ी रोकी और ये जो आग लगी हुई थी इसको फॉलो करना शुरू किया। जैसे जैसे मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि वो जो जानवर है या वो जो भी वुल्फ है
उसको पता चल चुका है कि मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ या उसके करीब आ रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता करके उसने दूर हटना शुरू किया, और ना सिर्फ दूर हटना शुरू किया बल्कि ये देख के मैं हैरान रह गया कि जैसे जैसे मैं करीब बढ़ रहा था तो वो जो वुल्फ था या वो जो भी मखलूक थी वो इंसानों की तरह दो पाँव पे खड़ी हो चुकी थी। और जैसे ही वो इंसानों की तरह दो पाँव पे खड़ी हुई तो मेरी कन्फ्यूजन बढ़ चुकी थी, क्या ये इंसान था या कोई वुल्फ था। अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता करके उसके करीब बढ़ रहा था कि एकदम से वो जो भी मखलूक थी दो पाँव के ऊपर चलती हुई अंधेरे की तरफ या पेड़ों की तरफ जाने लगी। मैंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी क्योंकि मैं चाहता था कि ये जो भी मखलूक है या जो कुछ भी है इसके बारे में जानूं या इसको पकड़ूं या इसको जाके चेक करूं कि आखिर ये कौन मखलूक है जो आँख के गिर्द चक्कर लगा रही है और ये यहाँ पे क्या कर रही है। बहरहाल जब मैं बिल्कुल करीब पहुँचा तो इस दौरानिए में वो जो भी मखलूक थी वो पेड़ों की तरफ या अंधेरे की तरफ जाके गायब हो गई। और जब मैं मुकम्मल तौर पे उस आँख के करीब पहुँचा तो मैंने उसके पाँव को फॉलो करना शुरू किया। और जब मैंने उसके पाँव को फॉलो करना शुरू किया तो ये देख के मैं हैरान रह गया कि उसके जो पाँव थे किसी आदमी की तरह थे या किसी इंसान की तरह थे। किसी भेड़िए के या किसी वुल्फ के इस तरह के पाँव नहीं हुआ करते। ये बताते हैं कि स्ट्रेंज क्रिएचर देख के मैं हिल चुका था, मैं शदीद खौफ का शिकार था। खैर मैंने इस वक्त यही बेहतर जाना कि जिस काम से मैं निकला हूँ या जिस फैमिली को रेस्क्यू करने के लिए मैं निकला हूँ उनके पास जाऊँ, उनको जाके हेल्प आउट करूँ। इसी इरादे से मैं वापस मुड़ा और जैसे ही मैं अपने गाड़ी के करीब आया और गाड़ी में बैठा तो दोबारा से वो जो मखलूक थी वहीं उस आँख के पास आके खड़ी हो गई और दोबारा से वैसे ही उसने उस आँख के गिर्द गोल गोल चक्कर लगाना शुरू कर दिए। वो अपने दो पाँव पे खड़ी हुई थी लेकिन उसकी जो शक्ल थी या उसका जो चेहरा था या उसकी जो बॉडी थी वो एक भेड़िए की तरह थी। ये बताते हैं कि मैं शदीद खौफ के आलम में था क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है, यकीनन ये एक वुल्फ है या स्किन वॉकर है। लिहाजा मैंने गाड़ी स्टार्ट की और जो मेरी पहली मंजिल थी उस फैमिली को मैंने तलाश करना शुरू किया। 1 से 1.5 घंटे मैं इस जंगल में घूमता रहा, तब जाके मुझे वो फैमिली मिली। उनको मैंने रेस्क्यू किया, उनकी गाड़ी का जो ट्रबल था या जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया। कुछ देर बाद वो लोग वापस मंजिल की तरफ रवाना हो गए। और जब वो मंजिल की तरफ वापस रवाना हो गए तो मैंने सोचा कि जो मेरे सीनियर ऑफिसर हैं या जो मेरे सीनियर हैं उनको रिपोर्ट करता हूँ और उस स्किन वॉकर या वुल्फ के बारे में या फिर वो जो भी मखलूक थी उसके बारे में उनसे पूछता हूँ और उनको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। ये बताते हैं कि जैसे तैसे मैं अपने सीनियर से कांटेक्ट में आया, उनको सारा का सारा वाक़या बताया तो वो कहने लगे तुमने अच्छा किया कि तुम उसके मज़ीद करीब नहीं गए। हो सकता है कि वो जो स्किन वॉकर था या वो जो वुल्फ था वो तुम्हें नुकसान पहुंचाता। इस पूरे फॉरेस्ट के अंदर अक्सर इस तरह की मखलूक नज़र आती हैं जो फ़ौरन से या इमीडिएटली अपना रूप चेंज कर लेती हैं। इनके बारे में नॉर्मली कहा जाता है कि ये स्किन वॉकर्स होते हैं जो देखने में भेड़िए की तरह होते हैं लेकिन वो बिहेव इंसानों की तरह करते हैं और वो अपनी शक्ल या अपना रंगो रूप बदलने में माहिर होते हैं। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये शेप शिफ्टर्स हैं या छलावे हैं। कभी भी तुम्हें इस तरह की मखलूक या इस तरह की चीज़ नज़र आए तो तुम कोशिश करना कि फ़ौरन से उसके करीब ना जाओ, पहले उसको ऑब्ज़र्व करना, उसके बाद कोई फ़ैसला करना। ये सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया कि मैंने उसको मज़ीद फ़ॉलो नहीं किया। अगर मैं वहीं रुक जाता या उसको मज़ीद फ़ॉलो करता या कोई ज़िद करता तो हो सकता है कि मैं मौजूद नहीं होता आज। तो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं ये स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ इसको अभी लाइक कर दें और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, हम सबकी सलामती हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।